हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कल से जब जंगबंदी की खबरें आना शुरू हुई, सभी के जहन में एक बड़ा सवाल है कि क्या हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन के लोगों को, हमास को, जिहाद इस्लामी को तन्हा छोड़ दिया है? क्या वो अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया है? ये सवालात बहुत ही अहम हैं, बहुत ही एक तरह से जिसे कहते हैं वाजिब हैं। उस इलाके पर नजर रख कर के जिस तरह से हमने कल वाकयात देखे, लेबनान के लोग जैसे ही 4 बजे की तरफ घड़ी की सुई गई, लोग अपनी गाड़ियों में बैठ करके तेजी से दौड़ करके पहुंचने की कोशिश की, अपने अपने मकानों को तरफ, अपने अपने गांव और शहरों की तरफ, साउथ लेबनान की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ से जो नजारा सामने आया, जो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, नॉर्थ इजराइल यानी नॉर्थ ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में, जहां से लोग जंग की वजह से अपने घर छोड़ करके गए थे, वो लोग वापस आने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच में अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो बफर जोन लेने की बात थी इजराइल को, वो एक फैंटासी है, वो फालतू की चीज है। अभी अमेरिका ये बात कहने लगा है। इस सबके क्या मानी है? क्या गाजा में भी जंगबंदी होगी 20 जनवरी से पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना ओहदा संभालेंगे, या ये जंग और तेज होगी, गाजा के लोगों को और तकलीफों से गुजरना पड़ेगा? क्या ईरान तीसरा हमला करेगा, जिसके लिए वो कहता है कि अनइमेजिनेबल हमला हम करने वाले, हम तैयारी कर रहे हैं? क्या वो तैयारी, क्या वो हमले की धमकी, क्या ये गाजा के लिए, जंगबंदी के लिए, दबाव के लिए एक टैक्टिक है? ये सारे सवाल आते हैं जो हमारे आपके जहन में आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो उस इलाके को काफी नजदीक से देख चुके हैं, कई बार वहां गए हैं और इंटरनेशनल सियासत को, जंगों को बहुत नजदीक से देखा है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप इस जंगबंदी को जो लेबनान इजराइल के बीच में हुई, जहां लेबनानी लोग बॉर्डर पर इतनी तेजी से आए कि इजरायली फौजियों को जाने का भी मौका ना मिला और उनको खौफ में कुछ फायरिंग करनी पड़ी अपनी जान बचाने की कोशिश में, जैसा से खबरें आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? सर, पिछले 1 साल 2 महीने से एक बात तो मेरे दिमाग में साफ है, क्योंकि मैं उनको ऑलमोस्ट 40-45 साल से देख रहा हूँ कि फिलिस्तीनी की जो स्पिरिट है, उनका जो अंदरूनी शक्ति है, ताकत है, उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात है कि फिलिस्तीनी बहुत लोगों से धोखा खा चुके हैं। यर्दन से खा चुके हैं, जॉर्डन से, सऊदी अरेबिया से खा चुके हैं, इजिप्ट से खा चुके हैं। शुरुआत में जब जो गेट्स थे उस बॉर्डर पर, उनको बंद कर दिया गया था। तो ये कहना कि लेबनान उनको दगा दे देगा, अगर देता है तो फिलिस्तीनी उसको झेल लेंगे। मगर जिस तरीके से लेबनान ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के डरे बिना, ना अमेरिका से डरा, ना यूरोप से डरा, ना हिंदुस्तान से डरा, कि जो शिप्स के ऊपर हूती और बाकी लोग और लेबनान से भी हिजबुल्लाह का दबाव रहता था शिपिंग लेन्स पर, उन्होंने उस शिपिंग लेन्स पर अपना दबाव बरकरार रखा। आज भी है कि आज भी जब चाहे दोनों तरफ से शिपिंग के ऊपर अटैक हो सकता है। कर नहीं रहे हैं, वो अलग स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की बात है। तो लेबनान, हमने शुरू में कहा था कि लेबनान की डेप्थ है, वो कोई गाजा स्ट्रिप नहीं है कि इजराइल उसके ऊपर कुछ टोटली हावी हो जाए। जब मैं और आप थे वहां पर, हम लेबनान का टेरेन जानते हैं, वहाँ पे पेड़ों की ऊंचाई जानते हैं, वहाँ के शहर, वहाँ का समुद्र देखा हुआ है। तो वहां पर बात उतनी नहीं गलेगी जितनी इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियों के ऊपर कर सकते हैं या वेस्ट बैंक के ऊपर कर सकते हैं।
तो इजराइल के ऊपर जब हिजबुल्लाह ने बिना बताए और बहुत एक्यूरेसी से अटैक किए, तो इजराइल की डोम, जिसको तो गाजा से भी छेद हो गए थे उसमें, वो डोम कहीं रही थी। 60 किलोमीटर अंदर हिजबुल्लाह अटैक कर रहे हैं रॉकेट से। तो जब हक के इजराइल ने अमेरिका के दिए हुए बम और रॉकेट छोड़े, जो कि तबाही मचाई बहुत तरीके से, मगर तबाही बड़ी सेलेक्टिव मचाई। लीडरशिप के हत्या करने में वो काम आए हैं, वो जमीन को कॉन्कर करने के काम में नहीं आए। वो कहते हैं ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। उसके लिए उन्होंने अब अमेरिका के जो ये बहुत ही डीप जाके फटने वाले और बहुत ही पावर से फटने वाले बॉम्ब है, जिसको अमेरिका किसी को नहीं देता, वो दिए। और उसको इस्तेमाल करके इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के नेताओं का कत्ल किया। वो कत्ल नहीं मानने की, और क्या कह सकते हैं उसको, कत्ल किया। उससे वो सोच रहा था कि हकबकी मर जाएगी। आज की तारीख में देखा जाए तो 1 साल पहले जो लेबनान की मिलिट्री लीडरशिप थी हिजबुल्लाह की, जो हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसके नेता और दूसरे दर्जे के लोग खत्म हो गए। मगर खत्म हो गए हैं, उनकी याद आती है, मगर उनकी कमी नहीं महसूस हो रही है। ये उसमें जो नए आए हैं उनका भी वही हौसला है, उनकी भी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो उन्होंने जो गुजर गए उन्हीं लोगों से ली थी ना, उसमें तो वो कम नहीं आया, वही है। तो हिजबुल्लाह की मिलिट्री स्ट्रेंथ में थोड़ा सा भूकंप आया, मगर अभी दोबारा पूरी तक है। इस वास्ते इजराइल ने जब लेबनान से संधि कर रहा है, पीस ट्रीटी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 2 बातें हैं। पहली बात तो है वो फिर अपनी फौजों को बचाना मांगता है, उनका इस्तेमाल दूसरी जगह करना मांगता है, सीरिया के खिलाफ या हमास के खिलाफ, या जो भी उसका नया दुश्मन हो उसके खिलाफ। ईरान के ऊपर अपनी आंख रखाए बनाता है, उसका पिछवाड़ा, उसकी बैक साइड, उसका रियर, ये खतरा ना रहे। तो एक तो उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी है, दूसरी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। इंटरनेशनल कोर्ट ने इनके नेताओं को खूनी करार दिया है, वॉर क्रिमिनल्स। वॉर क्रिमिनल तो 45 में जो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हुए थे जर्मनी के और इटली के, 46 में उनको सबों को फांसी देगी। जापान के वॉर क्रिमिनल्स को फांसी देगी। वॉर क्रिमिनल कहलाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर इजराइल के पीछे अमेरिका नहीं खत्म होता तो इनको जाके कोई भी स्ट्राइक करके इनको पकड़ के ले आते और फिर फांसी भी दी जा सकती थी। तो जब कई देश वेस्टर्न पावर्स में इजराइल के खिलाफ हैं और आईसीसी के जो रूलिंग है उससे साफ हो गया है कि उस जगह इजराइल जाने की कोशिश नहीं करेंगे जहां वो पकड़े जाते हो, सिर्फ अमेरिका ही जाएंगे, और भी शायद अमेरिका के प्लेन के ऊपर अपना प्लेन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तोहमत के दौरान अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ रखने के लिए, अपनी डिप्लोमेटिक आर्गुमेंट्स के लिए जगह रखने के लिए उसने हिजबुल्लाह के साथ संधि की है। वो कहेगा कि मैं पीस के लिए अभी भी मुखातिब हूँ, पीस चाहता हूं मैं, ये कहने की उनकी थोड़ा सा शक्ति बढ़ जाती है। मगर एक और इससे उनके लिए मुसीबत पड़ जाती है। अब बाकी इजराइल के अंदर जो लोग हैं, जिनकी बेटियां, जिनके बेटे, जिनके बाप हमास के पकड़ में हैं, वो कह रहे हैं कि आप हिजबुल्लाह से संधि कर सकते हो, वो भी मुसलमान है, उसने भी आप पे अटैक किया है, उसने भी आपके ऊपर बम फेंके हैं, उनसे आपने कर लिया। और जो ज्यादा दिनों से छोटी ताकत है उससे, और जिसके आपने टोटली तबाह कर दिया है, उससे आप सीजफायर नहीं करना मांगते, सीजफायर नहीं करना मांगते, जो बिजनेस का एक्सचेंज है वो नहीं करना मांगते। क्या बात है? तो नेतानियाहू के ऊपर इंटरनल दबाव तो बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से करता है। दूसरी बात जो आपने याद दिलाया हम सबको कि एक डेडलाइन तो जनवरी की है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार संभालेंगे नए प्रेसिडेंट के तौर पर। डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में, खासकर इंटरनेशनल मामलों में, थोड़े से ऊंट हैं। किस साइड में बैठेंगे कोई नहीं कह सकता।
उनके इंटरनल ऑफिसर्स भी नहीं कह सकते कि वॉर के बारे में। वो कह रहे हैं आई वांट ऑल वॉर्स टू एंड, चाहे यूक्रेन में हो या इजराइल की हो, उसको एंड करने के लिए किस तरीके से अमेरिका साथ देगा, किस तरीके से हौसला अफजाई करेगा, हथियार बंद करके या और हथियार देके कि आपको मैं 2 दिन देता हूँ और ये सारे हथियार देता हूँ, आप जितना जा सकते हो चले जाओ, फिर हम सीजफायर कर देंगे। ये दोनों चीज पर कोई क्लियर बात आ नहीं रही है। सिर्फ क्लियर बात जो आ रही है कि गाजा में जो बच गया हिस्सा को 1 साल 2 महीने के बाद भी इजराइल कब्जा नहीं कर पा रहा है। 1 साल 2 महीने के बाद भी मिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करके अपने प्रिजनर्स को नहीं छुड़ा पा रहा है। ये एक बात है। यही एक गाजा के पास, हमास के पास निगोशिएट करने की एक ये बड़ी चीज है कि हमको निगोशिएट करने के लिए ये पासा उनका है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कब निगोशिएशन शुरू होगी। तीसरी बात है, आपने अभी देखा ही होगा, उसे आज की खबर है कि इजिप्ट की एक टीम आ रही है। इजिप्ट ने पिछले 2 हफ्ते में बॉर्डर्स के ऊपर कुछ हल्कापन इस्तेमाल किया है, कुछ ईज किया है कि उनका गाजा ही कहना पड़ेगा, गाजा के साथ जो बॉर्डर का है, यहाँ पे गेट है जहाँ से रसद आती है, रफा बॉर्डर जिसे कहा जाता है, रफा बॉर्डर जी जी, हाँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो पहले उन्होंने एकदम बंद कर दिया था 6 महीने पहले, उसमें थोड़ी सी ढील आई है, कुछ रिलीफ मटेरियल खास पर जा रहे हैं। आप ये भी ध्यान देंगे कि हमास खुद कह रहा है, गाजा के लोग खुद कह रहे हैं कि हम कई चीजें जो बंद हो गई थी उनको खोलने की कोशिश करेंगे जल्द व जल्द, जिसमें शायद एसेंशियल्स भी आ सकते हैं और जो उनके कल्चरल हिस्से हैं। अब देखिए, आप कल की खबर है, मैंने अपने फेसबुक पर लगाई है, वहां पे एक आर्ट एग्जीबिशन करने की बात कर रहे हैं। कितना हौसला चाहिए हमास के लोगों को और गाजा के लोगों को कि बमबारी के दौरान, गोली के दौरान कह रहे हम आर्ट एग्जीबिशन करेंगे। ये एक सिर्फ टालू बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बात है कि हम अपनी जो हमारा अंदर से जो आती है बड़ा अपना फ्रीडम का एक्सप्रेशन जो है, आर्ट होता है सबसे बड़ा फ्रीडम का एक्सप्रेशन। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, इजराइल में आर्ट का बहुत ही पावरफुल एक चीज होती है। आप जानते हैं स्पेनिश सिविल वॉर में आर्ट कितना उसने रोल प्ले किया है। आज भी उस जमाने की आर्ट लड़ाई के खिलाफ एक स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये अगर आर्ट एग्जीबिशन आती है, इसका मनोवैज्ञानिक, इसका साइकोलॉजिकल असर, इसका सॉफ्ट डिप्लोमेसी में असर बहुत बड़ा रहेगा। तो जब वो कह रहे हैं आज के टाइम तो इसके बाद साफ है कि उनकी तरफ से तैयारी है। अगर हाथ बढ़ाता है नेतानियाहू तो मेरा ख्याल है कुछ हो पाएगा। सारे पास है, सारे फर्स्ट स्टेप अब नेतानियाहू के पास है, क्या करता है। अच्छा, इस जंगबंदी के वक्त, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, एक तरफ जश्न, एक तरफ मायूसी, आप इसे किसी तरह से जीत और हार की शक्ल में इवेल्युएट करते हैं क्या इस जंगबंदी को जो ये लेबनान के साथ हुई है? जीत हुई है तो लेबनान की हुई है। मैंने पहले समझा रहा था मैं कि उन्होंने अपने 2 लेवल के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को खो दिया है। इसके बावजूद उन्होंने फोर्स किया है। एक दोनों तरफ आर्गुमेंट दोनों तरफ से चलता है। एक तरफ से अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके निगोशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ईरान है, रशिया है, मगर हिजबुल्लाह अपने आप निगोशिएट कर रहा है। ये मेरा ख्याल है इस एक तरीके से कहते हैं कि हिजबुल्लाह की जो नई लीडरशिप आई है, तो पहले थर्ड और जो मेरे ख्याल उम्र के हिसाब से शायद 30 या 40 साल के होंगे, शायद 50 साल का होगा। अब जब पता लगेगा पूरा तब उनकी उम्र आएगी, मगर यंगिश है, पिछले लोगों से 20 साल छोटे हैं सारे। इन्होंने डिप्लोमेसी दिखाई, वॉर की स्ट्रैटेजी दिखाई। तो मैं साफ कहता हूँ कि मैं इजराइल की जो वॉर क्राइम्स हैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। और उसके मद्देनजर आप मेरे को बायस कह सकते हैं, अगर कोई जीत और हार की आप बात करेंगे तो लेबनान की जीत है आज की तारीख में, यानी हिजबुल्लाह की जीत है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या हिजबुल्लाह ने गाजा को तन्हा छोड़ दिया?
क्या गाजा में भी जंगबंदी होने के कुछ इम्कान हैं 20 जनवरी से पहले? किस तरह से देख रहे हैं? टेक्निकली देखा जाए तो गाजा ने सीजफायर किए इजराइल से, इजराइल की टेरिटरी को लेके और लेबनान की टेरिटरी को लेके। हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर बम नहीं मारेगा और इजराइल बम नहीं मारेगा लेबनान की जमीन पे जो उसके बॉर्डर पड़ते हैं। क्या हिजबुल्लाह लॉन्ग डिस्टेंस गाजा के ऊपर बम मार सकता है जहाँ पे इजरायली ट्रूप्स उन पार्ट में जहाँ पे उसका कब्जा है? ये तो संधि का हिस्सा नहीं है। इस पर भी मैं टोटली मानने के लिए तैयार हूँ। एक और आर्गुमेंट देता हूँ मैं, हिजबुल्लाह और गाजा में हमास दोनों का दोस्त कॉमन है। ये आप सोचे कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से संधि कर ली बिना ईरान को बताए। ये मुमकिन नजर नहीं आता, नामुमकिन है। डिप्लोमेसी में भी नामुमकिन और जो रियल पॉलिटिक है उसमें भी नामुमकिन है। तो इजराइल की अगर आप सोचते हैं कि उसने हिजबुल्लाह से हटाकर अपनी सारी फौजें गाजा की तरफ कर दी हैं, तो ये तो ईरान को पता है। अच्छा, ये जो ईरान अभी 2 दिन पहले ही इस जंगबंदी से 1 दिन पहले बयान आया चीफ ऑफ स्टाफ का ईरान के कि हम जवाबी कार्रवाई की तैयारी हमारी हो गई है और हम अनइमेजिनेबल ऐसा हमला करेंगे जो इजराइल सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे वक्त में जब उसने एक प्रेशर में आकर के या मजबूरी में हिजबुल्लाह के साथ अभी जंगबंदी की ही है, एक और बड़े हमले की धमकी, इसके क्या मानी है? यकीनन इजराइल के ऊपर प्रेशर है कि हमास के साथ भी सीजफायर करे। ईरान अगर जब हमला करेगा एट अ टाइम ऑफ देयर ओन चूजिंग, उसका वक्त वही बताएगा। तो ये जो धमकी है इसको आज सिर्फ प्रेशर ही मान के चलेंगे। कोई भी फोर्स दूसरे के ऊपर टाइम अता पता बता के कब करेंगे, किस चीज से करेंगे, ऐसा तो लड़ाइयाँ होती नहीं है। बिल्कुल दुनिया में कहीं पर नहीं होती है। तो ईरान ने कहा तो है कि हमारी पूरी तैयारी है, मगर कहाँ पर रहेगी, किस वक्त रहेगी, क्या फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, इजराइल का कौन सा टारगेट रहेगा, उसके साथ बाकी जगह पे ईरान अपने आप को कैसे संभालेगा। ईरान के साथ रशिया को भी साथ लेके चल रहे हैं, उसकी क्या काउंटर। रशिया ने भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है, कह दिया कि हम लंबे ICBM इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, वो ICBM है, उसको जिस तरह मोड़ोगे वहीं जाएगा। तो उसने बता दिया है कि हम अपने ICBM इस्तेमाल करेंगे, ताकि अमेरिका ये ना कहे कि आप अपने अचानक ICBM जो ज्यादातर रेल से लाए जाते हैं और कई बार ट्रक से लाए जाते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मूवमेंट अगर हो तो लोग ये ना कहे कि आप इस तरफ कर रहे हो, अनाउंस किया कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बार जब अपने तहखानों से वो निकाल के बाहर लाएंगे, सुरंगों से निकाल के बाहर लाएंगे, तो किस तरफ उसको फोर्स करेंगे वो उनके जनरल स्टाफ भी जानता है, बाकी लोगों को तो पता नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने आज की तारीख में अपनी तरफ से और अपने हिमायतियों की तरफ से, जिसको कहते हैं कि अमेरिका को और इजराइल को कॉशन किया है, उनको पता है कि हम तैयार हैं, अब थोड़ा स्पीड अप करो प्रोसेस को, क्योंकि अब आगे देखो इजिप्ट आ रहा है तो बैकरूम टॉक्स तो चल ही रही हैं, अब 1 साल 2 महीने से चल रही है, सफल नहीं हो पा रही है, वो बात अलग है, मगर चल रही है। तो वो जो टॉक्स है उन पे कुछ नया प्रेशर आए, अमेरिका का पॉलिटिकल सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है, एक नया आ सकता है, ट्रांजिशन टीम्स हाजिर है। ट्रांजिशन टीम्स देखा आपने उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी में भी और बाकी पॉलिसीज में जो बाइडेन की थी बहुत स्लो डाउन हो गई, तो इसे सीज कर गई है। कमला हैरिस ने एक शब्द नहीं बोला है। अच्छा, IRGC जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जो सबके दिमागों में जो दुश्मन है उनके सामने एक तरह से बड़ा भूत भी है, ताकत है, उसने बहुत सी कई बार ताकत दिखाई भी है, उनके सरबराह ने
ये कहा है कि लेबनान की जो जंगबंदी है वो इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिक और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट है। जब ये बात इजराइल के लिए कही जा रही है तो यकीनी तौर पर यह बात अमेरिका के लिए भी है, जो मुसलसल उसका पार्टनर रहा है इस तमाम जेनोसाइड का। अब ये बताइए कि जो मुल्क इन दोनों को अपना आका बनाए हुए थे अब तक, अमेरिका को और इजराइल को, और ऐसी फौज जो कभी नहीं हारती, ऐसा मुल्क जो सुपर पावर है, उसके 3 बेड़े वापस चले गए रेड सी से। अगर कहा जाए जिनको ये दहशतगर्द और एक रिबेलियन फोर्स के तौर पर बताते रहे थे हुती को, वो उनके डर से वापस चले गए। तो ये जो मुल्क इन सबको आका मान रहे थे, उन मुल्कों की अपनी स्ट्रेटेजी अब कहां किस तरफ जाएगी, वो कहां ठहरेंगे? क्या इन पर अब के बाद भी उतना ही भरोसा ताकत के साथ किया जा सकेगा? किसी भी इजराइल के दोस्त, अमेरिका के दोस्त जो वहां से हथियार खरीदते हैं और उसके बदले में अपना पॉलिटिकल सपोर्ट इंटरनेशनली देते हैं, उनका भी मेरा ख्याल है जो डायरेक्शन है, अब उनको तलाश रहेगी उस टेक्नोलॉजी की जिससे आप मोबाइल फोन को हथियार बना सकते हैं। अब उस पर ज्यादा नहीं आंख रहेगी कि आपका हवाई जहाज कितनी दूर जा सकता है। तो इजराइल के जो बिकाऊ आइटम्स हैं उनका नया फोकस आता है। एक नई चीज सुपर बाजार में आ गई है, इसको लोग बना देंगे, हिंदुस्तान भी। इसके आगे तो कुछ और खरीद नहीं सकते, स्ट्रैटेजी सीख नहीं सकते वहां से, तो वॉर गेम्स की, क्योंकि इजराइल ने जहां पर मुंह मारने की कोशिश की उसके दांत तोड़े गए। और उसके जो दोस्त है यूक्रेन वगैरह, वहां पे भी यही हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हथियारों के बावजूद। तो स्ट्रैटेजिक जो नए लेसन आए हैं पिछले 3 साल से, जिसमें यूक्रेन की बात लें और पिछले 14 महीने से अगर आप गाजा की बात लें, आपने सिर्फ जो पैसे की वजह से या पॉलिसी पे चल जाता है, मगर मैं कह रहा हूँ कि जो वॉर साइकोलॉजी है, वॉर की साइंस है, उसमें जो बड़ा चेंज आया है, उसमें 3 चीजें तो साफ आई है। आपका प्रोटेक्शन, आप कितना भी पैसा लगा ले, 100% सेफ नहीं होता। ये सेफ नहीं होता। हमने देख लिया कि उनकी स्टील डोम खत्म हो गई। ये हमने देख लिया ईरान में कि वहां के गेस्ट हाउस में बैठा हुआ एक आदमी खत्म हो जाता है। ये हमने देख लिया लेबनान में कि वहां पर आप असैसिन बॉम्ब्स लगा के सिर्फ 4, 5, 6, 10 आदमियों को मार सकते हैं और पूरी फौजों को खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें एक तरीके से लोगों को सीख आती है। तो बाकी जो एक सीख है, डिफेंसिव सीख है, कि अगर आप सुरंगें होती हैं, अगर आपका मनोबल होता है, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है, आपके पक्ष में आप जिस बूते पे आप लड़ाई करते हैं, अपनी जमीन के प्यार से या अपनी कौम के प्यार से या अपने खुदा की कौम के प्यार से, उस वाले जिनके पास वो पक्का है, वो उसी का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक लंबे अरसे से आप भी इतने लंबे अरसे से जर्नलिज्म में हैं, दुनिया की सियासत को देखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों को, और हथियारों का कारोबार एक बहुत बड़ा पिवटल पॉइंट एक तरह से रहा है। यानी बहुत लोग तो इस हद तक कहते हैं कि जो अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वही सरकारें बनवाती हैं और वही इलेक्शन कराती हैं और फिर अपना कारोबार चलाती हैं दूसरे मुल्कों में जंगें करा करके, और वो हथियार बेचते हैं, कभी कभी जंगें करा करके, कभी डरा करके, जैसे कभी जंग ना हो 2 मुल्कों में, लेकिन आपस में दुश्मनी बताते रहिए और हथियार बेचते रहिए। खैर, मैं अब दूसरी बात पे जाना चाह रहा हूं। हथियारों के उस कारोबार में जहां किसी चीज के प्रोडक्शन कॉस्ट से कीमत तय नहीं होती, सिर्फ उसकी एक साइकोलॉजिकल जो ताकत बताई जाती है वो कॉस्ट होती है। अब उसका ऑल्टरनेट आ गया साहब। ईरान मिसाल के तौर पे $100 में एक हमला करता है, उसको खत्म करने के लिए $3 लाख खर्च करने पड़ते हैं।
तो ये जो ऑल्टरनेट हथियारों की मार्केट बन रही है, जिससे रूस भी ईरान से कहते हैं हथियार ले रहा है, ड्रोन ले रहा है, तो ये सस्ता माल जब बेचेंगे और इतना इफेक्टिव होगा कि जो आयरन डोम को ऐसे ही पार करके चला जाता हो बच्चों के खेल की तरह, अब हथियार वाली मंडी क्या होगी, क्या किस तरफ जाएगी? हथियार की दो मंडियां हैं, तो जो ऊपर से दिखती है, जो डिप्लोमेसी के थ्रू ओपन परचेस में, मिड सी परचेस में आती है, और दूसरी मंडी है जो जमीन के अंदर चलती है। पूरे दुनिया में टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट्स हैं, वो कहाँ से हथियार आ रहे हैं? उनके पास कोई फैक्ट्री है ही नहीं। वो इन्हीं हथियारों को इलीगल तरीके से अपने पास ले जाते हैं। शिप आती है, उसका आधा चला जाता है। ड्रग्स का भी हाल है। और ड्रग्स का आधे ड्रग्स, चाहे मॉर्फिन हो या कुछ, वो केमिकल्स बनाने में, मॉर्फिन बनाने में, मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और बाकी हथियार खरीदने में ये चरस गांजा पीने की ताकत में आते हैं। आपने कहा कि हथियारों की मंडी में क्या होगा, एक बात तो साफ है, कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका दो ही फोर्सेस थी। उनके पास साइंस था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास मेटलर्जी थी, उनके पास माइंस थी, यहाँ से स्टील और कोयला और सल्फर निकाला जा सकता है, वही थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, चिप्स के बाद एक नया फेज आया है, जिसमें अगर आपको टेलीफोन बनाना है या गाइडेंस सिस्टम मिसाइल का बनाना है, तो आपको चिप चाइना से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि चिप बनाने की आप हालत में नहीं है। आप इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या हिंदुस्तान हो या इसराइल हो, चिप बनाने की आज की तारीख में आप तो उसमें खरबों पैसा खर्च किया है, तो आपको चिप को चाइना से ही लेना पड़ेगा। आपको कुछ एल्गोरिथम्स शायद इसराइल से लेने पड़े, कुछ आपको जो ईरानियन साइंटिस्ट है, जो रूस के साइंटिस्ट हैं, जो यूक्रेन में साइंटिस्ट हैं, और जिनको रशिया चाइना से खरीद सकता है, नॉर्थ कोरिया से खरीद सकता है। नॉर्थ कोरिया में बहुत तरक्की हो रही है, शायद अपने लोगों को खाना नहीं मिल रहा हो मगर उनकी रॉकेटरी हिंदुस्तान की और चीन की बराबर ही एक तरीके से कहा जाता है। और अगर वो दुनिया को शर्मसार करना मांगे तो कल वो स्काई में भी भेज सकते हैं, सैटेलाइट भी भेज सकते हैं। ये सभी लोग मान के चल रहे हैं। तो आज के मॉडर्न हथियारों में एक बना रहा है, मगर कई देश के रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो डिफ्यूजन हो गया है, हिंदुस्तान से टेक्नोलॉजी भी जाती है बाकी देशों में जो बनता है। आजकल सारे जो हवाई जहाज हैं, उनके इंजन्स या तो जनरल इलेक्ट्रिक के अमेरिका से या रोल्स रॉयस के इंग्लैंड से, जो बड़े लॉन्ग जेट होते हैं। तो एक तरीके से पार्ट्स दुनिया के कई जगह होते हैं, असेंबल करना अपनी फोर्स के लिए, अपने इलाके के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वही 5 हथियार के बेचने वाले हैं मेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, जर्मनी और हिंदुस्तान। इनका लड़ाई में हाथ भी है, इनका लड़ाई में अपनी पॉलिटिक्स को ठीक रखना भी है। जो आपने कहा इंडस्ट्रियल और मिलिट्री जो उनका मार्केट है अमेरिका की, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत उस पर चलती है, क्योंकि अगर आप बम बनाने की फैक्ट्री है, रॉकेट की फैक्ट्री है, तो 2 मैकेनिक तो है नहीं वहां पे, हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज है। हवाई जहाज की फैक्ट्री में, मिसाइल्स की फैक्ट्री में, उनका एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है ये। दूसरे देशों की लड़ाई उनके घरों में रोटी खाना देती है। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स सभी, हिंदुस्तान में भी, रशिया में भी, वॉर मशीन जो है उनका इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। और उसको मानते हुए ये पांचों के जो अगले 5 साल तक और स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मुहिम चीजें बना देंगे। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल फोन को अपने बम बना लिया, अगली बारी क्या बनाएंगे, फाउंटेन पेन को। तो हर चीज को मिनिएचराइज किया जा रहा है। इससे छोटे से पेजर को आपने बम बना लिया, तो आदमी मर सकता है। तो ईरान के जो साइंटिस्ट हथियार बना रहे हैं, उनका कोई इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस बनेगा क्या? और जरा सीधा करके अगर मैं पूछूं तो
फिर आज की तारीख में भी हर देश हम्म, दूसरे देश से वो चीज खरीदता है तो उसका आदमी अभी तक नहीं बना पाया है। हम्म, ईरान के जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है हम्म, गाइडेंस में, रॉ मटेरियल्स में, तो रशिया भी खरीदेगा। उसके एवज में क्या बेचेगा वो अलग बात है। हम्म, ईरान की जो बाकी देशों से जहां जहां उसने पहल की है, जहां जहां कुछ ऊंचाई छुई है, उसको वो माल तो मार्केट में बिक सकता है। और मेरा पर्सनल ख्याल है कि सब लोग खरीद रहे होंगे वहां पे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, जून 2019 में जब अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ग्लोबल हॉक नाम का ड्रोन ईरानियन एयरस्पेस में आया, तो ईरान ने उसे मार गिराया, वार्निंग दी, मार गिराया। उसके बाद जो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने की, तो ईरान के साइंटिस्ट ने यह कहा कि अब दुनिया भर में जहां भी अमेरिका का ग्लोबल हॉक कहीं भी मूव करेगा वो हमारी नजरों में है। यानी वो उस हद तक उन्होंने अपनी साइंस को इतना आगे बढ़ा लिया, तरक्की की है। तो अब वो जमाना बदल गया। देखिए, अगर कुछ इलाकों को जाहिल रखने का इंतजाम किया जाए, जैसे अरब मुल्कों को जाहिल रखने का इंतजाम किया गया है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं पनपने दी गई अमेरिका के दोस्त मुल्कों में, कोई इंडस्ट्री नहीं पनपने दी गई अमेरिका के दोस्त जो तेल के मालामाल मुल्क हैं, लेकिन ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एजुकेशन में जो तरक्की की है, साइंस टेक्नोलॉजी में, वो बहुत ही गैर मामूली है और दुनिया इसको महसूस कर रही है। आपने बहुत उम्दा बात की है जी। आप क्या अरब दुनिया से यमन से लेकर सऊदी अरेबिया तक या गल्फ को भी ले लीजिए, एक साइंटिस्ट का नाम ले सकते हैं, कोई लैबोरेटरी का नाम ले सकते हैं ना, फॉर सेल्फ डिफेंस अपना बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्होंने डॉलर्स का इस्तेमाल, ऑयल डॉलर्स का इस्तेमाल अयाशी के लिए और बाकी चीजें, ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे बुर्ज खलीफा का कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं पे कुछ कोई बात ही नहीं, क्या कुछ नहीं होता। तो उन्होंने जो डेवलपमेंट की है ये सब सुपरफिशियल है। उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ भी नहीं रहे हैं। यकीनी तौर पर मैं तो कभी कभी कुछ और हसास हद तक भी चला जाता हूं ये कहने के लिए कि क्या कोई चीज रट करके अकल बढ़ती है या समझ करके अकल बढ़ती है। यहां रटने पे लगा दिया गया लोगों को, या उनको कंज्यूमर सोसाइटीज बना दिया गया। तरक्की ना करे कोई, अगर तालीम के नाम पर अगर कुछ करेंगे तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी की ब्रांच जरूर मिलेगी आपको, चूंकि वो अपने गुलाम तैयार करके बिल्कुल वहीं की हुकूमतों में बिठाने के लिए तैयार कर दिए जाते हैं, यहां तक होता है। लेकिन ईरान में जो एजुकेशन है, 60% या उससे भी ज्यादा लड़कियां यूनिवर्सिटियों में आज, जी हाँ, तो वो जो तरक्की तालीम के जरिए की है वही आज निखर करके सामने नजर आ रही है, जो आज अमेरिका का सुपर पावर और इजराइल की वो कभी ना हारने वाली फौज अब वो बिल्कुल कोने में जाकर के बैठने की हालत में है। वो उस तरक्की की वजह से ही है। अगर ये तमाम इलाके के मुल्क तालीम पर इसी तरह से काम कर रहे होते या फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में रख रहे होते, तो आज ये इतने जलील ना होते, खार ना होते कि वो अपने दिल की बात भी ना कह सकें। इस हालत में वहां के लोगों को रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने लेबनान इजराइल जंगबंदी के बारे में काफी अहम बातें की, और गाजा में जंगबंदी हो सकती है उसके लिए ईरान की धमकी भी एक उसका हिस्सा हो सकता है कि शायद जंगबंदी हो जाए। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी। और दुनिया की हथियारों की मंडी के सिलसिले में भी आपने काफी अहम बातें की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।